हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइबर सुरक्षा, एक न्यू टॉपिक साइबर सुरक्षा के बारे में। इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और जल्द ही मैं इसका और भी जो नेक्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है और इसके अगले जो सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट, उसे भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। तो अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट के बारे में, जिसमें साइबर सुरक्षा से रिलेटेड बहुत से पॉइंट्स से कवर किए गए हैं। तो इस वीडियो पर आप पूरा लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो के नोट्स भी जरूर बनाएं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, हम अपने वीडियो की ओर सीधे देखेंगे कि वीडियो में साइबर सुरक्षा से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट्स बताए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं साइबर सुरक्षा का परिचय। साइबर सुरक्षा क्या है? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार साइबर सुरक्षा का अर्थ सूचना उपकरण, कंप्यूटर डिवाइस, कंप्यूटर संसाधन, संचार उपकरण, उनमें संग्रहित जानकारी की अनधिकृत पहुंच, उपयोग एवं प्रकटीकरण, व्यवधान, संशोधन या विनाश से संरक्षित करना है। मतलब कि जो किसी भी प्रकार के, आपको पता होगा कि हैकर वगैरह होते हैं या फिर कोई भी वायरस है जो कंप्यूटर वगैरह में या मोबाइल फ़ोन वगैरह में किसी भी प्रकार से जो भी अनऑथराइज्ड रूप से किसी भी प्रकार की चीज़ें जो हैं आपके कंप्यूटर या डिवाइसेस को जो भी उसे हार्म पहुंचाने की कोशिश करती हैं, तो उन सभी से अपने सिस्टम या फिर कोई भी फ़ोन है, उन सभी चीज़ों को बचाना क्या कहलाता है? साइबर सुरक्षा कहलाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे क्या है? साइबर स्पेस। साइबर स्पेस के बारे में क्या है तो देखते हैं। साइबर स्पेस भारत की सुरक्षा नीति 2013 के अनुसार साइबर स्पेस लोगों, सॉफ्टवेयर और सेवाओं के बीच अंतःक्रियाओं की एक जटिल परिवेश है, जिसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी युक्तियों और नेटवर्कों के विश्वव्यापी वितरण में सफलता मिलता है। ठीक है, मतलब कि जो भारत की एक सुरक्षा नीति जो 2013 के अनुसार क्या है कि साइबर स्पेस लोगों और सॉफ्टवेयर सेवाओं के बीच अंतःक्रियाओं को जटिल परिवेश है। मतलब कि एक प्रकार से इंटरफेस प्रवाहित करता है साइबर स्पेस, जिसे सूचना और प्रौद्योगिकी युक्तियों और नेटवर्कों के विश्वव्यापी वितरण में समर्थन मिलता है। मतलब कि एक प्रकार से ये स्पेस होता है जिससे जो सूचना और संचार का जो वितरण करना होता है, मतलब ट्रांसफ़र एक दूसरे से दूसरे स्थान पर विश्व भर में करना होता है, तो उसके लिए एक स्पेस प्रोवाइड कराया जाता है जिसे साइबर स्पेस कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद साइबर खतरे कौन कौन से होते हैं? अपराधियों और उनके उद्देश्यों के आधार पर साइबर खतरों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से? तो यहाँ पे साइबर जासूसी है, साइबर अपराध है, साइबर आतंकवाद है। ठीक है, और अगला क्या है? तो अगला देखते हैं। अगला साइबर युद्ध, मतलब 4 प्रकार के खतरे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं साइबर अपराध या साइबर हमले के बारे में। तो साइबर हमला व्यक्ति या पूरे संगठन द्वारा नियोजित की गई किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक गतिविधि है जो लक्षित कंप्यूटर नेटवर्क या यंत्र को हानि पहुंचाने या नष्ट करने के उद्देश्य से कंप्यूटर सूचना प्रणालियां, अवसंरचनाओं तथा कंप्यूटर नेटवर्क को लक्ष्य बनाती हैं। मतलब कि जब हम किसी कंप्यूटर वगैरह में अपनी महत्वपूर्ण जानकारियों को नेटवर्क में रखे हुए होते हैं कंप्यूटर वगैरह में, तो उसे किसी भी प्रकार से उसकी मतलब चीज़ों को, उसमें जो डेटा वगैरह रखा हुआ है उसमें हमला करना या फिर उसको नष्ट करना या फिर उसे हानि पहुंचाने के उद्देश्य से उसमें गड़बड़ी करना, ये सभी क्या कहलाता है? साइबर अपराध या साइबर हमले कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद इन हमलों को इनके संदर्भ और पैमाने की गंभीरता के आधार पर साइबर अभियान, साइबर युद्ध, साइबर आतंकवाद नाम दिया जा सकता है। ठीक है, साइबर हमले व्यक्तिगत कंप्यूटर पर स्पाईवेयर इंस्टॉल करने के लिए संपूर्ण राष्ट्रों के महत्वपूर्ण अवसंरचना का विकास करने तक हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कि साइबर हमले कब तक हो सकते हैं? जब तक कि कोई जो साइबर हमले कर रहा है उनके उद्देश्य की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक ये हमले किए जा सकते हैं। ठीक है, और ये एक निश्चित लक्ष्य के लिए किए जाते हैं साइबर हमले, या फिर किसी भी डेटा वगैरह को नष्ट करने के लिए या चुराने के उद्देश्य से साइबर हमले किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि साइबर आतंकवाद। साइबर आतंकवाद से क्या रिलेटेड है? तो साइबर स्पेस से संबंधित आतंकवाद की कार्यवाहियों या साइबर प्रौद्योगिकियों का उपयोग निष्पादित आतंकवाद की कार्यवाही को साइबर आतंकवाद के रूप में जाना जाता है।
मतलब कि जब साइबर स्पेस का यूज करके जब आतंकवाद वगैरह फैलाया जाता है, आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है, तो वो क्या होता है कि उसे साइबर अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। मतलब जैसे कि यदि आप देखेंगे कि आजकल के जो आतंकवादी टेररिस्ट वगैरह वो कई कई बार कंप्यूटरों के माध्यम से भी कई प्रकार की सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफ़र कर देते हैं और चुरा लेते हैं ज़रूरी डेटा वगैरह को। ठीक है, तो वो क्या होता है कि उस साइबर स्पेस में जब इन आतंकवादियों के द्वारा हमला किया जाता है या डेटा वगैरह किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाती है, तो वो साइबर आतंकवाद के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। तो साइबर आतंकवाद साइबर स्पेस का मिला जुला रूप है। आतंकवाद और साइबर स्पेस का, इसे आमतौर पर राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार या उसके लोगों को धमकाने या विवश करने हेतु मोबाइल कंप्यूटर नेटवर्कों और संग्रहित जानकारी के विरुद्ध उत्पन्न किए जाने वाले गैरकानूनी हमलों और खतरों के रूप में माना जाता है, तथा साथ ही साइबर आतंकवाद के रूप में भी जाना जाता है। मतलब क्या होता है कि साइबर आतंकवाद जो होता है ये आतंकवाद और साइबर स्पेस का मिला जुला रूप है। मतलब ये इन दोनों के बिना पॉसिबल नहीं है। जब साइबर स्पेस का यूज करके आतंकवादी क्या करते हैं, किसी भी देश की सरकार या कि उनके लोगों को धमकाने की कोशिश करते हैं और अपनी बातें मनवाने की कोशिश करते हैं साइबर स्पेस का यूज करते हुए। जैसे कि किसी भी देश के महत्वपूर्ण कंप्यूटर वगैरह में जो सुपर कंप्यूटर है या फिर किसी भी प्रकार के जो संस्थाएं हैं उनके कंप्यूटर को हैक कर लेना या उनके कंप्यूटरों और नेटवर्कों की जानकारी को हथिया लेना और उसके बदले में सरकारों को दबाव में डालना या उनके लोगों को धमकाना कि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम आपके नेटवर्क को या अपने डेटा को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। इस प्रकार से मांगे करना ये साइबर आतंकवाद के अंतर्गत आता है। ठीक है, और साइबर युद्ध, अब देखते हैं साइबर युद्ध क्या है। तो विशेष रूप से रणनीतिक या सैन्य उद्देश्यों के लिए जानबूझकर हमला कर किसी राज्य या संगठन की गतिविधियों को बाधित करने के लिए कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का उपयोग के रूप में परिभाषित किया गया। मतलब क्या है कि जब हम कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है उसका यूज करते हुए किसी विशेष देश, मतलब कोई देश है मान लीजिए, और किसी देश के जो सैन्य रणनीतिक और सैन्य जो अड्डे हैं या फिर किसी भी प्रकार के जो सेना से रिलेटेड डेटाज वगैरह हैं उन सभी को वो किसी ऐसी जगह में रखते हैं, कंप्यूटर वगैरह में स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, लेकिन जब क्या होता है कि कोई अन्य देश उस देश किसी दूसरे देश के जो रणनीतिक या सैन्य उद्देश्यों को जानबूझकर हमला करता है कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के माध्यम से, मतलब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए कोई ज़रूरी जानकारी सैन्य से रिलेटेड जो हो या फिर रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण हो उन सभी को चुरा लेता है या उन्हें नष्ट कर देता है, तो ये एक प्रकार से साइबर युद्ध के रूप में माना जाता है। ठीक है, ये दो देशों के मध्य हो जाएगा क्योंकि एक देश दूसरे देश की जो हानि पहुंचाने की कोशिश करता है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की मदद से। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं साइबर जासूसी क्या है। तो साइबर जासूसी गोपनीय जानकारी तक अवैध पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग है जो आमतौर पर सरकार या अन्य संगठन द्वारा आयोजित की जाती है। यह आमतौर पर खुफिया जानकारी एकत्र करने, डेटा चोरी करने में हाल ही में फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल नेटवर्किंग साइटों पर सार्वजनिक गतिविधि के विश्लेषण से संबंध है। ये गतिविधियां अपराधियों, आतंकवादियों या राष्ट्रों द्वारा सामान्य सूचना एकत्रण या सुरक्षा निगरानी के रूप में की जा सकती है। मतलब क्या है कि जो साइबर जासूसी है किसके द्वारा करवाई जाती है, ये किसी एक देश के द्वारा दूसरे देश के जो मामले हैं उनकी साइबर जासूसी करवाने के लिए या फिर उनकी टेक्निक चुराने के लिए या किसी ऐसी चीज़ की जानकारी लेने के लिए, सैन्य से रिलेटेड या किसी भी प्रकार की जानकारी की निगरानी रखना, ये सभी क्या कहलाता है साइबर जासूसी। या फिर ये किसी एक देश में ही सरकार जो है किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर उस पर जासूसी करवाती है, किसके थ्रू, कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू, तो वो कहलाता है साइबर जासूसी की उसकी निगरानी रखना दूसरे किसी देश की या दूसरे किसी व्यक्ति की, ठीक है, या दूसरे किसी सरकार की। ठीक है, तो ये सभी जानकारी रखना गुप्त तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क वगैरह के माध्यम से, तो वो साइबर जासूसी कहलाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। जैसे
वर्ष 2014 में चीनी अधिकारियों द्वारा व्यापार रहस्यों को चुराने के लिए प्रमुख अमेरिकी कंपनियों की हैकिंग, मतलब कि चीन ने क्या किया था 2014 में, जो अमेरिका की कई कंपनियों की हैकिंग किस वजह से की थी, यह जानने के उद्देश्य से कि वो लोग कैसे व्यापार करती हैं कंपनियां, ठीक है। तो वो रहस्य, मतलब कि उनका जो डॉक्यूमेंट, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उनको चुराने की कोशिश की थी चीनी कंपनियों ने, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है, साइबर स्पेस का महत्व। तो साइबर स्पेस का क्या महत्व है, तो साइबर स्पेस सार्वजनिक नीतियों के निर्माण और निष्पादन में महत्वपूर्ण अवयव बन गया है। मतलब कि ठीक है, महत्वपूर्ण जो नीतियां होती हैं सरकार की, उन सभी को बनाने में, निर्माण करने में और निष्पादन करने में महत्वपूर्ण अवयव बन गया है। कौन सा, साइबर स्पेस। और सरकार द्वारा इसका उपयोग संवेदनशील और महत्वपूर्ण डेटा को संसाधित करने और भंडारित करने के लिए किया जाता है, जिसके संकटग्रस्त हो जाने पर विनाशकारी प्रभाव हो सकते हैं। तो सरकारें क्या करती हैं, अपने विभिन्न प्रकार की जो डेटा होती हैं उन्हें साइबर स्पेस में ही सुरक्षित करके रखती हैं। और अगर यदि किसी कारणवश ये किसी हैकर के द्वारा या किसी भी अन्य संस्था के द्वारा हैक कर लिया गया या फिर इसे मतलब कि इस डेटा को नष्ट कर दिया गया, तो इससे कई विनाशकारी प्रभाव हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं साइबर स्पेस की कार्य प्रणाली अस्त व्यस्त होने से कई महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न होगा, जैसे रेलवे, प्रतिरक्षा प्रणाली, संचार प्रणाली, बैंकिंग एवं अन्य वित्तीय प्रणाली। जब साइबर स्पेस में किसी भी प्रकार का हमला होगा तो ये सभी चीज़ें बाधित होंगी ही, ठीक है। इसके बाद अगला है, कई राष्ट्रों द्वारा साइबर हमलों के क्षेत्र में क्षमताओं का विकास किया जा रहा है जो युद्ध क्षेत्र में परिणामों को परिवर्तित कर सकती हैं। मतलब कि कई ऐसे देश हैं, जैसे कि आपको पता होगा चीन है चाहे अमेरिका, अब वो एक ऐसा युद्ध जो है डायरेक्ट फेस टू फेस अब भविष्य में नहीं होने वाला है। लोग अब जो युद्ध होंगे भविष्य में कभी भी, तो क्या होगा कि वो साइबर हमलों के थ्रू ही होगा। एक देश दूसरे देश के जो डेटा वगैरह हैं, ठीक है, जरूरी महत्वपूर्ण डेटा, उन पर हमला करके उन्हें चुराने की कोशिश करेगा या फिर उन्हें नष्ट करने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से ही आगे जो भविष्य में युद्ध होंगे तो होंगे साइबर हमले के थ्रू, ठीक है। तो कई देश ऐसी टेक्निक को विकसित करने में भी लगे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद व्यक्ति बहुत तेजी से इंटरनेट आधारित सेवाओं के उपयोग की तरफ बढ़ रहे हैं, जो उन्हें कई प्रकार के साइबर अपराधों के प्रति सुवेद्य बना रहा है, जैसे ऑनलाइन धोखाधड़ी, निगरानी, प्रोफाइलिंग, गोपनीयता का उल्लंघन। तो मतलब क्या है कि आज आप देखेंगे कि इंटरनेट का युग है और प्रत्येक व्यक्ति जो है इंटरनेट चलाता है, ठीक है। तो क्या है कि जो लोग इंटरनेट चलाने की दुनिया में खो गए हैं, तो उससे क्या होता है कि भले वो इंटरनेट तो चला के जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि उनके साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी भी हो जाती है। उनकी निगरानी, उनकी सीक्रेसी को जो कम कर दिया जाता है। कई जो ऐप्स वगैरह वो चलाते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऐप्स उनकी जानकारी को चुरा लेते हैं और किसी थर्ड पार्टी को बेच देते हैं, ठीक है। तो इससे भी उनकी प्राइवेसी में बाधा आ जाती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे, साइबर स्पेस की रक्षा करने में चुनौतियाँ। मतलब जो साइबर स्पेस है उसकी रक्षा करने के लिए कौन कौन सी चुनौतियां हैं, तो उसके बारे में हम इसमें खतरों की तुलना में अधिक कठिन है। इसको जो चुनौतियां हैं क्या क्या हैं उनके बारे में हम देखते हैं। स्पष्ट अपराधकर्ता की अनुपस्थिति में विस्तृत और स्पष्ट खतरे के साथ हमला करने की कम लागतें पर्याप्त अनुक्रिया के उपाय करना कठिन बना देती हैं और हमलावर को ढूंढना कठिन होता है, जिससे लक्ष्य को यह सोचने के लिए भ्रमित किया जा सकता है कि हमला कहीं और से हुआ है। और किसी भी प्रकार की भौगोलिक बाधाओं की अनुपस्थिति हमलावरों को विश्व भर से कहीं भी हमला करने में सक्षम बनाती है। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि हमलावर क्या करते हैं कि कई प्रकार से ऐसी चीज़ों का यूज करते हैं कि जब साइबर हमले होते हैं तो इससे लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि कहाँ से कौन हमला कर रहा है और उसका मेन सोर्स कहाँ पे है और किस देश से कर रहा है। कई बार ऐसी चीज़ें नहीं पता चल पाती हैं, क्योंकि आजकल साइबर हमले इतनी ज़्यादा सीक्रेसी के साथ किए जाने लगे हैं कि उसे पता लगा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो लोग कोई भी साइबर हमला जब करता है तो वो इस प्रकार से करता है कि साइबर हमले हो भी जाएं और किसी को पता भी ना चले और उसका ब्लेम भी किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति पर आ जाए। तो इस प्रकार से साइबर हमले किए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि कई प्रकार की चुनौतियां सामने आती हैं कि ये नहीं पता चल पाता है कि कौन व्यक्ति हमला कर रहा है, कि किस देश से कर रहा है, कि कहाँ से क्या कितना उसने डेटा को नष्ट कर दिए। ये सभी चीज़ें कई बार पता करने में काफ़ी चुनौतियाँ आती हैं, ठीक है।
तेजी से विकसित होती प्रौद्योगिकी को विकसित होते प्रतिद्वंदियों और प्रतिस्पर्धा में आगे रहने के लिए निवेश, श्रम शक्ति और पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता है। और आगे देखते हैं थोड़ा, इसके बाद अगला क्या है, तो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 क्या के कुछ प्रावधान निम्नलिखित कौन कौन से हैं? तो देश की महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं की रक्षा हेतु 24 घंटे 7 दिन के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र की स्थापना। मतलब कि जब इतना तेजी से आज के ज़माने में साइबर हमले बढ़ रहे हैं, तो भारत सरकार के द्वारा भी कुछ इसके लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2013 लाई गई थी, जिसके में कुछ मुख्य प्रावधान किए गए थे ताकि साइबर स्पेस में जो भी या फिर भारत के डेटा वगैरह को सुरक्षित रखने के लिए क्या कुछ जरूरी कदम जो सरकार के द्वारा उठाए गए थे उनके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले यही है कि जो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अवसंरचना केंद्र बनाए गए हैं, जो क्या होता है 7 दिन या 24 घंटे भारत के जो मतलब कि महत्वपूर्ण सूचना वगैरह को उस संरक्षण केंद्र में, जो भी अवसंरचना संरक्षण केंद्र है वहाँ पर निगरानी में रखा जाता है, ताकि इसे किसी भी प्रकार से लीक ना होने दिया जाए या कोई भी इसे हमला ना कर सके इसमें, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक लेन देन का सुरक्षित माहौल तैयार करना और विश्वास और भरोसा कायम करना और साइबर जगत की सुरक्षा के लिए हितधारकों के कार्यों में मार्गदर्शन करना। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक जो लेन देन होता है उसे किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए और लोगों के बीच कैसे भरोसा कायम रखा जाए कि उनके डेटा को सुरक्षित रखा जाएगा, इन सभी के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं, ठीक है। इसके बाद देश में सभी स्तरों पर साइबर सुरक्षा के मुद्दों से निपटने के लिए व्यापक सहयोगात्मक और सामूहिक कार्यवाही की रूपरेखा तैयार की गई है, ठीक है। और इसके बाद अगला क्या है, इस नीति में ऐसे उद्देश्यों और रणनीतियों की आवश्यकता को मान्यता दी गई है जिन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए जाने की आवश्यकता है। मतलब ऐसी कुछ इसमें पॉइंट्स बताए गए हैं राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2013 में, जिसे अपनाने की ज़रूरत है पूरे देश में या फिर पूरे जहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी अपनाए जाने की एक मतलब की ज़रूरत है, ठीक है। इसके बाद इस नीति का विजन और मिशन नागरिकों और व्यवसायियों और सरकार के लिए साइबर जगत को सुरक्षित और लचीला बनाना है। मतलब कि जो नीति लाई गई है साइबर सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा, उसका क्या उद्देश्य है, नागरिकों को, व्यवसायी और सरकार के बीच जो भी मतलब कि चीज़ें होती हैं उन सभी को साइबर जगत के अंतर्गत सुरक्षित और लचीला बनाना, ताकि वो सुरक्षित भी रहे और आसान भी हो, ठीक है। और साइबर हमलों से राष्ट्र को सुरक्षित बनाने और खामियां दूर करने में लक्ष्य तय करना। मतलब कि राष्ट्र को किस प्रकार से साइबर हमलों से सुरक्षित बनाया जाए और इनमें क्या क्या खामियां हैं, इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस नीति में प्रावधान किए गए, ठीक है। और इसके बाद देश के अंदर सभी हितधारकों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ाना, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा विजन और मिशन के समर्थन में उद्देश्य या रणनीति तय करना, साइबर सुरक्षा के लिए मुक्त मानकों का प्रयोग और साइबर सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए गतिशील वृद्धि फ्रेमवर्क का विकास, सरकारी सेवाओं के लिए विशेष सार्वजनिक अवसंरचना व्यापक प्रयोग को बढ़ावा देना। मतलब सरकार के द्वारा कई ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिसके तहत साइबर हमले के जो हैं उन्हें कम से कम किया जाए या किसी भी प्रकार के डेटा वगैरह को चोरी होने या नष्ट होने से बचाया जा सके। इसके तहत ये राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2013 लाई गई थी, जिसके कई प्रावधान हमने इस वीडियो में देखे हैं। और इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय यानी कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर NCCC, इसका क्या है, यह भारत की साइबर स्पेस खुफिया एजेंसी है जो सुरक्षा तथा इलेक्ट्रॉनिक निगरानी का संचालन करेगी और इसका उद्देश्य विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों से समन्वय कर इंटेलिजेंस सूचनाएं इकट्ठे करने के लिए संचार से संबंधित मेटा डेटा की जांच करना है। और IT मंत्रालय के अधीन काम करने वाला यह निकाय देश की साइबर सुरक्षा संबंधी स्थिति को सुदृढ़ बनाएगा और देश में स्पष्ट गोपनीयता कानून का अभाव होने के कारण कुछ लोगों ने यह चिंता व्यक्त की है कि यह निकाय नागरिकों की गोपनीयता संबंधी अधिकार तथा नागरिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों में हस्तक्षेप करेगा।
मतलब क्या है कि ये NCCC एक प्रकार की खुफिया एजेंसी है भारत की साइबर स्पेस के लिए, जो सुरक्षा तथा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो भी उनका संचालन करती है। और इसका उद्देश्य क्या है, विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियां जो हैं, ठीक है, उनसे समन्वय कर इंटेलिजेंस की सूचनाओं को इकट्ठा करने तथा संचार में मेटा डेटा की जांच करना। मतलब कि जो भी जो सूचनाएं हैं संचार की, ठीक है, उन सभी को इकट्ठा करना और उन सभी का समन्वय करना और उसमें जांच वगैरह करना कि देखना कि कोई इसमें लीकेज तो नहीं कर रहा है या फिर कोई इसे नष्ट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। तो उसके लिए ये एजेंसी बनाई गई है, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र, ठीक है। लेकिन कई बार लोगों के द्वारा ये चिंता व्यक्त की गई है कि इस एजेंसी के द्वारा जो डेटा वगैरह ले लिया जाता है तो इसकी सुरक्षा के लिए, तो इससे क्या होता है कि लोगों की गोपनीयता में भी खलल होती है, लोगों की गोपनीयता या सीक्रेसी कमज़ोर होती है, ऐसा लोगों का कहना है, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। ये क्या है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, CERT इन इसे का गठन भारत में साइबर हमले को विफल करने हेतु किया गया है और इसे साइबर सुरक्षा के लिए उत्तरदायी राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए IC संशोधन अधिनियम 2000 के अंतर्गत अधिदेशित किया गया है। और इसका उद्देश्य भारतीय समुदाय के लिए कंप्यूटर सुरक्षा से संबंधित संभावित घटनाओं के मामले में प्रतिक्रिया करने हेतु देश का सर्वाधिक विश्वसनीय सुरक्षा एजेंसी बनाना है और सक्रिय कार्यवाही और प्रभावशाली सहयोग के माध्यम से भारत की दूरसंचार तथा सूचना अवसंरचना की सुरक्षा को व्यवस्था को उन्नत करना। और इसका कार्यक्षेत्र भारतीय साइबर समुदाय है। मतलब कि ये कई ऐसी एजेंसियां बनाई गई हैं जिसके तहत साइबर सुरक्षा की जा सके और साइबर जो भी सूचनाएं वगैरह हैं उन सभी को सुरक्षा करने के लिए कई प्रकार की भारत के द्वारा सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं, जिसके तहत ये भी एक मतलब कि गठन किया गया है इस संस्था का भी, एजेंसी का, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जिसके तहत ये साइबर सुरक्षा के लिए कई प्रकार के उपाय करती है। और इसके उद्देश्य क्या है, तो भारतीय समुदाय के लिए कंप्यूटर सुरक्षा से संबंधित संभावित घटनाओं के मामलों में प्रतिक्रिया करने हेतु देश का सर्वाधिक विश्वसनीय सुरक्षा, मतलब कि जो भी घटनाएं होती हैं साइबर हमले से रिलेटेड, साइबर अपराध जो भी होते हैं, उन सभी घटनाओं को, मामलों को जो होते हैं, तो उनके लिए जो भी कई कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं, जिससे भारत में जो भी लोग हैं उनके जो उनके बीच में इस एजेंसी के प्रति विश्वास पैदा हो, इसके लिए ये कार्य करती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया साइबर सुरक्षा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। इसके बाद हम जल्दी इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी लेकर आएंगे। तो सेकंड पार्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और थर्ड पार्ट जब लाएंगे तो उसमें भी हम कुछ MCQs के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि साइबर हमले से रिलेटेड बनते हैं और MPPSC प्री के एग्जाम में आ सकते हैं। तो उसके लिए आप बने रहें मेरे चैनल MPPSC नोट्स इन हिंदी में और सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।